गरीब लड़का और सोने की राखी की बारिश। हीरापुर नाम का एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव के चारों तरफ बहुत सारे जंगल और पहाड़ थे। गांव के सारे चरवाहे जंगल और पहाड़ों पर अपनी अपनी बकरियां और जानवर लेकर जाते थे। उसी गांव में घनश्याम नाम का एक लड़का भी रहता था। घनश्याम बहुत ही गरीब था। घनश्याम के पिताजी एक गरीब किसान थे। उनके पास केवल 3 बीघा जमीन थी। उसी से वो परिवार का खर्चा चलाते थे। घनश्याम की एक बहन भी थी जिसका नाम शीला था। घनश्याम ने अपने घर में 2 बकरियों को पाल रखा था। वो दोनों बकरियों को लेकर रोज पहाड़ पर जाता था। दोनों बकरियां दिन भर पहाड़ों पर घास और हरी हरी पत्तियां खाती थीं और घनश्याम पेड़ की छांव में बैठकर सोता रहता था। एक दिन घनश्याम पहाड़ के ऊपर बकरियां चरा रहा था। तभी अचानक जोर की बारिश होने लगती है। पहाड़ के ऊपर एक बहुत पुराना माता का मंदिर था जो खंडर हो चुका था। घनश्याम अपनी दोनों बकरियों को लेकर मंदिर में छुप जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है। पर शाम हो जाती है लेकिन बारिश बंद नहीं होती। घनश्याम कहता है, हे भगवान, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं क्या करूं? अगर पानी में भीग गया तो बीमार पड़ जाऊंगा और मेरे पास तो दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। घनश्याम बहुत गरीब लड़का था। उसके पास केवल एक जोड़ी कपड़े थे। उसी से वो अपना काम चलाता था और इस तरह बारिश बंद होने का इंतजार करते करते रात हो जाती है। खंडर हो चुके मंदिर के अंदर बहुत सारी लताएं लगी हुई थीं। घनश्याम पेड़ की लताएं तोड़कर अपनी दोनों बकरियों को मंदिर के अंदर बांध देता है और वहीं नीचे जमीन पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद घनश्याम को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। रात में घनश्याम एक सपना देखता है। बारिश का महीना शुरू हो चुका था। एक दिन घनश्याम के पिताजी घर में घनश्याम से कहते हैं, बेटा घनश्याम, बारिश शुरू हो चुकी है और अभी तक खेतों में बुआई नहीं हुई है। घर में कुछ पुराने बीज रखे हैं, तो मेरे साथ खेत पर चलो, हम दोनों मिलकर बुआई कर देंगे। लेकिन पिताजी, दोनों बकरियां सुबह से भूखी हैं और उन्हें लेकर जंगल में भी तो जाना है। तब घनश्याम के पिताजी कहते हैं, आज बकरियां चराने शीला चली जाएगी, तुम मेरे साथ खेत पर चलो। घनश्याम अपने पिताजी की बात मान लेता है और इसके बाद दोनों बाप बेटे बीज लेकर खेत की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए घनश्याम के पिताजी घनश्याम से कहते हैं, बेटा, कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन का त्योहार ऐसे ही निकल जाएगा। तब घनश्याम कहता है, तो क्या हुआ पिताजी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम खुश तो हैं। इस तरह बात करते करते दोनों बाप बेटे अपने खेत पर पहुंच जाते हैं। दोनों दिन भर मेहनत करके खेत की बुआई करते हैं और शाम को वापस अपने घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही घनश्याम के पिताजी आवाज लगाते हैं, शीला, अरे ओ शीला, बेटा एक गिलास पानी तो लाना। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तब घनश्याम के पिताजी घनश्याम से कहते हैं, बेटा अंदर जाकर देख, शायद शीला रसोई में होगी। घनश्याम अंदर जाकर देखता है लेकिन घर में शीला नहीं थी और दोनों बकरियां भी नहीं थी। घनश्याम तुरंत दौड़कर बरामदे में आता है और पिताजी से कहता है, पिताजी, शीला अभी तक जंगल से बकरियां लेकर नहीं आई है और थोड़ी देर में रात होने वाली है। मैं जंगल जाकर देखता हूँ। जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। इसके बाद घनश्याम भागता हुआ जंगल में पहुँच जाता है और शीला को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे शीला कहीं नजर नहीं आती। थोड़ी देर बाद उसे जंगल में अपनी दोनों बकरियां दिखाई देती हैं और घनश्याम समझ जाता है कि शीला भी आसपास ही होगी। तभी अचानक घनश्याम की नजर एक पेड़ के नीचे पड़ती है। शीला वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। घनश्याम तुरंत उसके पास जाकर देखता है तो उसके पैर में सांप के काटने का निशान था। शीला, उठो बहन, तुम्हें क्या हो गया है? घनश्याम की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो तुरंत शीला को अपनी गोद में उठाकर घर ले जाता है। शीला को इस हालत में देखकर घनश्याम के पिताजी कहते हैं, क्या हुआ है इसे घनश्याम? तब घनश्याम रोते हुए बताता है कि शीला को सांप ने काट लिया है। घनश्याम के पिताजी तुरंत दौड़ते हुए गांव के वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य तुरंत आकर शीला का इलाज करता है और घनश्याम के पिताजी से कहता है, अब घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। मैं एक जड़ी बूटी दे रहा हूँ, रात को दूध के साथ मिलाकर पिला देना इसे। इसके बाद वैद्य वहाँ से चला जाता है।
थोड़ी देर बाद शीला को होश आ जाता है और वो घनश्याम के गले लगकर रोने लगती है। घनश्याम शीला से कहता है, आज के बाद तुम कभी अकेले जंगल नहीं जाओगी। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर पास में खड़े घनश्याम के पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन घनश्याम दोनों बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल जाने से पहले शीला एक कपड़े में रोटी और अचार अपने भाई घनश्याम के लिए बांध देती है। जंगल पहुँचते पहुँचते घनश्याम को दोपहर हो जाती है और उसे भूख लगने लगती है। तभी उसे पहाड़ पर माता का पुराना मंदिर दिखाई देता है और वो सोचता है, बहुत दिनों से पहाड़ के ऊपर नहीं गया, क्यों ना आज पहाड़ के ऊपर ही खाना खाया जाए। और घनश्याम अपनी दोनों बकरियों को लेकर पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। वो दोनों बकरियों को पत्ती डालकर मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर के अंदर घनश्याम को कुछ चमकदार चीज दिखाई देती है। वो मंदिर के अंदर जाकर देखता है तो दंग रह जाता है। मंदिर के अंदर सोने की राखी की बारिश हो रही थी। पहले तो घनश्याम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो सचमुच चारों तरफ सोने की राखियों की बरसात हो रही थी। घनश्याम एक राखी को अपने हाथ में उठाकर कहता है, रक्षाबंधन के दिन शीला ये सोने की राखी मेरे हाथ पर बांधेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद घनश्याम अपनी शर्ट उतारकर बहुत सारी सोने की राखियां उसमें बांध लेता है और वापस अपने घर आ जाता है। घनश्याम को देखते ही शीला कहती है, अरे भैया, आज इतनी जल्दी वापस आ गए और बकरियां कहाँ पर है? तब घनश्याम थोड़ा हकलाते हुए कहता है, अरे वो शीला, मैं घनश्याम सोच में पड़ जाता है कि शीला को सब कुछ बताऊं या नहीं, लेकिन शीला के लगातार पूछने पर घनश्याम उसे सारी सच्चाई बता देता है। घनश्याम पोटली खोलकर शीला को सोने की राखियां दिखाता है। इतनी सारी सोने की राखियां देखकर पहले तो शीला को यकीन नहीं होता। फिर वो घनश्याम से कहती है, भैया, मेरे पास एक आइडिया है। रक्षाबंधन के दिन हम लोग बाजार में सोने की राखियों वाली दुकान लगा लेंगे। इसमें हमें बहुत पैसा मिलेगा। तब घनश्याम कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहना, हम ऐसा ही करेंगे। थोड़े दिनों बाद रक्षाबंधन आ जाता है और घनश्याम बाजार में अपनी दुकान लगा लेता है। सोने की राखियां बाजार में बहुत महंगी बिकती हैं और घनश्याम ढेर सारा पैसा कमा लेता है। ये त्योहार घनश्याम और उसके परिवार का सबसे अच्छा त्योहार था। इसके बाद घनश्याम हर साल रक्षाबंधन के दिन सोने की राखियां बेचकर खूब पैसा कमाता है और जब राखियां खत्म हो जाती हैं तो दोबारा से पहाड़ के ऊपर जाकर उसी पुराने मंदिर से राखियां ले आता है। इसी तरह सोने की राखी वाली बारिश से घनश्याम बहुत अमीर आदमी बन जाता है और वो अपने पिता और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तभी अचानक घनश्याम की नींद खुलती है। सुबह हो चुकी थी और बारिश भी बंद हो चुकी थी। घनश्याम अंगड़ाई लेते हुए कहता है, क्या था? सोने की राखी की बारिश? काश ऐसा हो जाए। इसके बाद घनश्याम अपनी दोनों बकरियां लेकर वापस अपने घर चला जाता है। बिन माँ के 2 भाई 2 बहन। माँ, उठना माँ, उठना माँ। विनोद भैया, माँ को उठने को बोलो ना। देखो इंदर भैया कितना रो रहे हैं। बड़ा ही बुरा हुआ इन चारों भाई बहनों के साथ। एक इनकी माँ सीता ही तो थी जो आज वो भी चली गई। इस दुनिया से अब बेचारे इन बिन माँ के बच्चों को कौन देखेगा। वही तो मोहन, अरे एक माँ बिना बाप के भी बच्चे पाल लेती है, मगर एक बाप नहीं। यूं तो ये दोनों भाई हैं, मगर हैं तो ये भी बच्चे। अब 10-12 बरस कोई उम्र थोड़ी है इनकी कमाने की। वहां खड़ा हर कोई उन बिन माँ के बच्चों को देखकर दुख जता रहा है। विनोद, इंदर, सुमन और राधा अपनी माँ की बेसुध पड़ी लाश को देखे जा रहे थे। सीता के पिता ने उसका हाथ रमेश जैसे गलत इंसान के हाथ में दे दिया। सीता को शादी के बाद पता चला कि रमेश पियक्कड़ है, मगर हर औरत की तरह सीता ने भी इस उम्मीद से कि एक न एक दिन रमेश सुधर जाएगा, उसने इस रिश्ते को निभाया और 2 बेटी और 2 बेटों को जन्म दिया। सारा जीवन दुख उठाकर उसने भरसक उन्हें पालने की जिम्मेदारी उठाई, मगर उसका कमजोर शरीर जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की वजह से कई बीमारी में घिर गया और आज सीता इस दुनिया में नहीं रही। विनोद ने डबडबाई आंखों से अपनी माँ के शव को देखकर कहा, इंदर भाई, माँ का अंतिम संस्कार करना है।
दोनों भाई अर्थी उठाए शमशान घाट लाकर अंतिम संस्कार करते हैं। ठंड इतनी भयंकर थी कि बेचारे उन बिन माँ के भाई बहनों का रोम रोम कांप उठा था। दुधमुही राधा चिता को जलता देख बस रोए जा रही थी। खुद जलते जलते भी वो माँ अपने औलाद के उघार शरीर को गर्माहट से भर जाती है। बेचारे उन चारों भाई बहनों को भूखे प्यासे 2 दिन हो जाते हैं। अले ले ले, चुप हो जा राधा, तू तो भैया की प्यारी बहना है ना। भैया, राधा को दूध पीना है, वो भूख से रो रही है। बस अब मैं मेरी दोनों बहनों को ऐसे भूखा नहीं देख सकता। इंदर, तू इनका ख्याल रखना, मैं खाना लेके आऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया, हमारी दोनों बहनें हम दोनों भाइयों की जिम्मेदारी है। ये ले सुमन, राधा का ख्याल रखना। 2 साल की राधा को सुमन की गोद में देकर दोनों भाई उस ठंड के कहर में काम ढूंढने निकल जाते हैं। ओह भैया, यहाँ तो कितनी ठंड है और कोहरा भी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमें आगे चलना होगा। कुछ दूर आगे आकर वो कुछ लोगों को अनाज की बोरियां उतारते देखते हैं। चल भाई, वहाँ चलकर काम मांगते हैं। हाँ भैया। जरा जल्दी जल्दी बोरी उतारो। दोनों भाई रामनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सेठ जी हमें भी काम दे दीजिए। मगर बच्चों, तुम तो अभी बहुत छोटे हो और ये बोरियां उतनी ही भारी हैं, उठा पाओगे तुम? तभी दोनों की आंखों के सामने अपनी बहनों का भूखा चेहरा आ जाता है। हाँ सेठ जी, हम उठा लेंगे, क्योंकि इस वक्त हमें अपनी दोनों बहनों के लिए खाना लेकर जाना है। रामनाथ दोनों को काम दे देता है। ठंड में बोझा ढोके खाना लिए वो घर जाते हैं और अपनी बहनों को पेट भर कर खिलाकर खुद भूखे सो जाते हैं। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। विनोद, इंदर, ये लो तुम्हारी आज की दिहाड़ी। कितने हैं सेठ जी? दोनों के मिलाकर पूरे 2000 हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। विनोद, कितनी बार कहा है मुझे सेठ जी मत कहा कर, काका कहा कर। कितने छोटे से आए थे तुम यहाँ, 15 साल बीत गए। तुम दोनों भाइयों की वजह से मेरा कल का छोटा सा गोदाम राशन मिल बन गया है। खैर, पिछले 2 दिन से तुम घर नहीं गए। जाओ, तुम्हारी दोनों बहनें चिंता कर रही होंगी। चलो भैया, घर चलते हैं। तभी उन्हें जाता देखकर रामनाथ ने कहा, इन दोनों भाइयों को देखकर लगता ही नहीं है कि ये बिन माँ के बच्चे हैं। खुद पर दुख उठाकर अपनी दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया। ईश्वर ऐसा भाई और ऐसी औलाद हर माँ को दे। राधा, सुमन, कहाँ हो हमारी प्यारी बहनों? विनोद भैया, इंदर भैया, कहाँ थे आप? आप दोनों को देखो तो मुंह कैसे मुरझाया हुआ सा है। अरे वो सब छोड़ो और ये देखो, हम तुम दोनों के लिए क्या लाए हैं। क्या लाए हैं भैया? अरे ये तुम दोनों के लिए 2 जोड़ी सूट और ये स्वेटर। भैया, इसकी क्या जरूरत थी? कितनी ठंड पड़ रही है और आप हर दिन ऐसे ठिठुरते हुए जाते हैं काम पर। हर बार हम दोनों बहनों के बारे में सोचते हैं, अपने तन पर एक जोड़ी स्वेटर भी नहीं खरीदते। आप नहीं जानते भैया, आप दोनों जब कांपते हुए काम पर जाते हैं ना, तो हमें बहुत दुख होता है। कहते कहते सुमन रो देती है। अरे पगली, रोती क्यों है? तुझे पता है तुम दोनों हमारे जिगर का टुकड़ा हो। हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हारे गरीब भाई खुद ही दुख उठाते हैं। तभी डबडबाई आंखों से राधा कहती है, भैया, फिर कभी खुद को गरीब ना कहना। सच कहती हूँ, ये हमारी तकदीर है जो आप दोनों हमारे वीर हैं। आप दोनों की परछाई में हमने हमेशा माँ को देखा है। आज भी याद है हमें, मुझे और सुमन दीदी को पेट भर खिलाने के लिए आप दोनों कैसे भूखे रह जाते थे, हमें पढ़ाया लिखाया। भैया, अब आप दोनों शादी कर लीजिए। नहीं सुमन, जब तक तुम दोनों का घर नहीं बस जाता तब तक हम भाई शादी नहीं करेंगे। तभी दारू के नशे में धुत रमेश घर में घुसा। ए विनोद, चल मुझे पैसे दे, मुझे दारू पीना है। शर्म नहीं आती आपको? आपकी इसी दारू की आदत की वजह से हमारी माँ दुनिया से चली गई और हम बिन माँ के हो गए। चले जाओ यहाँ से। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों भाई राधा और सुमन के लिए रिश्ते देखने लगे। फिर एक दिन बड़ी सी गाड़ी उन बिन माँ के गरीब भाई बहन के द्वार पर आई। आइए वसुंधरा जी,
मुझ गरीब भाई की कुटिया में आपका स्वागत है। इंदर, जाकर राधा और सुमन को ले आ। वसुंधरा दोनों की सादगी देखकर उन्हें पसंद कर लेती है। विनोद, मुझे तुम्हारी बहनें पसंद है। तुम बस शादी की तैयारी करो, मैं जल्दी अपने बेटों की बारात लेकर आऊंगी। माँ जी, मेरी आपसे एक विनती है। आप तो जानती हैं हम दोनों बिन माँ की बेटियां हैं। हमारे भाइयों ने बड़ा दुख उठाकर हमें पाला है। हमारे भाई दहेज नहीं दे पाएंगे। ये सुनकर दोनों भाइयों की आंख से आंसू छलक जाता है। बेटी, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, चलती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते हैं। इधर शादी का दिन पास आया है तो वहीं ठंड कई गुना बढ़ जाती है। भैया, आज आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। हाँ भैया, लगता है आपको ठंड लग गई है। आज आप आराम कीजिए। नहीं इंदर, अभी बहनों की विदाई के लिए पैसे जोड़ने हैं, मैं घर पर नहीं बैठ सकता। ये कहकर उतनी ठंड में भी विनोद काम पर चल देता है। अब वह दिन भर बोरी ढोते और फिर बचे वक्त में जूते साफ करते तो कभी मलबा ढोते। अब शादी की रस्म भी शुरू हो जाती है। राधा सुमन को हल्दी मेहंदी लगाने लगती है। भैया, कल इसी वक्त हमारे आंगन में बहनों की बारात आएगी। ये हम दोनों भाइयों का कितना बड़ा भाग्य है ना भैया, जो अपनी बहनों का कन्यादान हम करेंगे। हाँ इंदर। मगर दोनों को कहाँ पता था कि एक और दुख उन पर आन पड़ने को है। शादी के रखे पैसे को रमेश चुरा कर ले जाकर दारू पी जाता है और खूब सट्टा खेलता है, जिसके बाद दोनों चिंता में आ जाते हैं। भैया, पैसे तो है ही नहीं। हे भगवान, कितनी मुश्किल से कर्ज उठाया था शादी के लिए, अब ऐन मौके पर कौन देगा ऐसे पैसे। अरे यार, आज राधा और सुमन की बारात है, हमारी बहनों की इज्जत चली जाएगी, कैसे करेंगे हम उनकी विदाई। माँ, तेरे दोनों बेटे हार गए माँ। दरवाजे पर खड़ा रामनाथ ये सुन लेता है और फौरन पैसे मंगवा कर उन्हें दे देता है। विनोद, इंदर, ये लो और इसे अपनी बहनों का कन्यादान करो। बहुत बहुत शुक्रिया काका, आज आपने हमारी बहनों की विदाई रुकने से बचा लिया। जिसके बाद दोनों उनका कन्यादान करते हैं और शादी बड़े धूमधाम से वसुंधरा के बेटों से होती है, जिसे कि पूरा गांव देखता है। और विदा होते हुए सुमन दिल से रोते हुए कहती है, भैया, आपने हम दोनों के लिए माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। जाते जाते इस बहन को एक खुशी और दे दो। बोल मेरी बहन। भैया, अब बस अपना घर बसा लो, हम दोनों आपका घर बसते देखना चाहती हैं। थोड़े ही दिनों बाद दोनों भाई भी शादी कर लेते हैं और चारों बहन भाई अपने अपने जीवन में खुशी को पाते हैं। कहते हैं इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, मगर इंदर और विनोद जैसे भाई जिस भी गरीब बहन के भाग्य में हो तो माँ और पिता दोनों का रूप मिल जाता है। 90% लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप उन 10% स्मार्ट लोगों में बनना चाहते हो ना? और जानते हो, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वही लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप भी स्मार्ट और अच्छे दिल वाले हो तो अभी इसी वक्त मिनी टून लैंड को सब्सक्राइब करके दिखाओ। और हाँ, जाते जाते ये जरूर बताना कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। नीचे कमेंट में लिखो, हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं।